तो हम लोगों ने सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी अपनी, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने सेल ऑफ सरप्लस, हाँ 7 पॉइंट्स से सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ी आपने कि क्या क्या फार्मिंग करने के अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी। अब आता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है पालमपुर के अंदर। वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। पालमपुर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पाई गई है कि फार्मिंग से ही लोग मेन काम करते हैं अपना। वी शेल नाउ टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in the activities other than agriculture। मतलब सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो और काम कर रहे हैं उसको छोड़ के फार्मिंग को। पहली एक्टिविटी है बच्चों डेयरी, दूध दही का काम करना, ठीक है। द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन द मैनी फैमिलीज ऑफ द पालमपुर। People feed their buffaloes on the various kinds of the grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season। मतलब रेनी सीजन के अंदर अपने कैटल्स को ज्वार खिलाते हैं, ग्रास खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं। द मिल्क फिर जो देते हैं इज सोल्ड इन द रायगंज अ नियर बाय लार्ज विलेज। ट्रू ट्रेडर्स फ्रॉम द शाहपुर टाउन हैव सेट अप द कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। उसके अलावा बच्चों शाहपुर टाउन के अंदर 2 ट्रेडर्स ने चिलिंग सेंटर भी बना लिया है। चिलिंग सेंटर का मतलब क्या होगा बेटा कि अब आप मिल्क स्टोर कर पाओगे ताकि मिल्क वेस्ट ना हो। एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार टाउन्स इन द सिटी। जैसे अमूल की फैक्ट्री का एग्जांपल आप लोगों ने कभी सुना हो। अमूल कैसे अपना काम करता है बच्चों, अमूल की फैक्ट्री के अंदर दूर गांव से जो आसपास के जितने भी गांव है ना गुजरात के, वो सारे मिल्क देते हैं। और फिर अमूल का काम क्या होता है, उस मिल्क को पैस्चराइज करना और चिलिंग सेंटर्स में रखना। और देखिए फिर वो अमूल की फैक्ट्री उसको अपना लेबल देती है उस दूध को, और फिर वो दूध दूर दूर तक दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश, पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। तो यानी कि जो छोटे गांव होते हैं वो मिल्क किसको देते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज को देते हैं या चिलिंग सेंटर्स को देते हैं ताकि उनका दूध सही रहे। तो यहाँ पर 2 ट्रेडर्स हैं जो शाहपुर टाउन में रहते हैं और इन्होंने भी चिलिंग सेंटर बना लिया रायगंज के अंदर जहाँ पे मिल्क को ये ट्रांसपोर्ट कर सके बड़े शहरों में और सिटीज़ में। तो ये इस तरह का काम हो गया। यहाँ पे लेटस डिस्कस में आपको दे रखा है, लेटस चेक द 3 फार्मर्स ईच हैज़ ग्रोन वीट ऑन द फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। सब ने अपने अपने खेतों में वीट उगाई लेकिन अलग अलग खेती प्रोडक्शन हो रही है। द कंजप्शन ऑफ वीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज सेम। लेकिन खाने वाले बिल्कुल सेम है लेकिन उगाने वाला जो वीट था वो थोड़ा डिफरेंट है। द होल ऑफ द सरप्लस वीट दिस ईयर इज़ यूज एज द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। जो एक्स्ट्रा वीट बचा था जिसको वो बेचते हैं ज़्यादा वीट को, वो अगले साल की प्रोडक्शन के लिए पैसे कमाने में आपकी मदद करता है। तो ऑल्सो सपोज द प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस द कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। यानी कि हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हुई थी वीट की वो दुगनी है किससे बच्चों, कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। तो टेबल को कंप्लीट करके समझते हैं। पहला अगर फार्मर 1 की बात करी जाए तो उसकी प्रोडक्शन कुछ 100 है। कंजप्शन मतलब फैमिली कंजप्शन कितनी होगी, 100 में से 40 परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे। और सरप्लस प्रोडक्शन कितनी बची उसके पास, 60। यानी कि 100 उसने उगाया, 40 उसने अपने घर के काम घर में यूज़ कर लिया और 60 उसने क्या किया, बेचने के लिए इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट ईयर कैपिटल उसकी क्या बन गई बच्चों, 60 बन गई। यानी कि 60 जो उसने बेचा होगा उसी का जो कमाया होगा वही नेक्स्ट ईयर काम आ गया होगा उसके। ईयर नंबर 2 के अंदर उसने 120 प्रोडक्शन बढ़ा ली बच्चों। कंजप्शन मैंने आपको बताया था सेम है तो 40 की 40 ही रहेगी, लेकिन इस बार सरप्लस कंजप्शन कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पर भी कितना आ गया आपका, 80। अब नेक्स्ट ईयर जब ये 120 हो रहा था तो इसने क्या बताया, देखो यहाँ पर कि ईच हैज़ अ वीट ग्रोन इन द फील्ड प्रोडक्शन डिफरेंट, कंजप्शन ऑफ द वीट फैमिली सेम है, द होल ऑफ सरप्लस अलग अलग है, प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज। ध्यान से समझना बच्चों क्या बोला है प्रोडक्शन के बारे में कि वो ट्वाइस द कैपिटल यूज है, यानी कि 80 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 160। तो इस बार प्रोडक्शन कितनी हो गई बच्चों फार्मर 1 की, 160। कंजप्शन वही 40 रही और इस बार यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 120। तो इस बार कैपिटल ऑफ द नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 120। ऐसे आपको क्वेश्चन देखो ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कैसे दिया उन्होंने। चलिए फार्मर नंबर 2 सेम ही तरीके से चलेगा, फार्मर नंबर 2 का और फार्मर नंबर 3 का। अब देखते हैं बेटा, प्रोडक्शन थी 80, कंजप्शन सेम चल रही है 40, सरप्लस कितना बचा बच्चों 40, ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए भी 40 का डबल कितना होता है बच्चों, 1 मैम 40 का तो 80 होता है अगेन, यानी कि दोबारा से 80 पे ही पहुंच गया वो।
80 के अंदर अगेन 40, अगेन 40, अगेन 40। फिर आपने यहाँ 40 का डबल क्यों किया? क्योंकि हमने बताया ना कि कैपिटल क्या है, डबल कर प्रोडक्शन से डबल, प्रोडक्शन उससे डबल हो रही है। यहाँ पे लिखा है देखो लास्ट टाइम में, है ना। दोबारा 40 का डबल कर रहे हैं तो 80, 40 और 40, यानी कि ये बेचारा सेम ही चल रहा है तीनों बारी के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाओ बेटा, प्रोडक्शन 60, कंजप्शन 40, सरप्लस 20 हो गया, बहुत कम बचा। नेक्स्ट ईयर कैपिटल 20 का, फिर यहाँ पे 40 अगेन कम होता जा रहा है बच्चों, सरप्लस बचा ही नहीं बच्चों। तो यहाँ तो 40 आएगा, फिर 60 हाँ, फिर तो 0 0 आ जाएगा। 0 0 आ जाएगा। देखो बेटा, सरप्लस में भी और नेक्स्ट ईयर कैपिटल में भी 0 का डबल 0, कंजप्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन में क्या आएगा थर्ड में फिर 0। हाँ, और अगेन ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट बाय द 3 फार्मर्स ओवर द ईयर्स, व्हाट हैपेंस टू फार्मर 3 इन ईयर 3, कि वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, लेकिन कंजप्शन 40 है। तो यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लोन लेना पड़ेगा तेजपाल सिंह जैसे फार्मर से, तभी वो कर पाएगा। कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन? नो। एंड व्हाट विल ही हैव टू डू फॉर कंटिन्यू प्रोडक्शन? ही हैव टू टेक द लोन फ्रॉम द बिग फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन। अब आप समझ रहे हो बच्चों क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चंस। तो इस स्टेप से अपने क्वेश्चन को समझ के करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारे को ये बताता है कि नेक्स्ट नॉन एक्टिविटी कौन सी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी है, वो है एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब हम छोटी छोटी फैक्ट्रीज अपने घर में ही कोई काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लगा लेते हैं, ताकि आप उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकें। जैसे कि मटके बनाना, टोकरी बनाना, छोटे मोटे कपड़े बनाना, या और भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो लोग करते हैं। तो लेस देन 50 people are engaged in the manufacturing in Palampur. Unlike the manufacture that take place in the big factories in the towns and cities and manufacturing in the Palampur, मतलब जो बड़े शहरों में मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे पालमपुर की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अलग है। इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल होता है। एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल, बहुत कम अमाउंट के अंदर ही प्रोडक्शन होती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट द होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर। या तो घर में ही लोग मिलके काम कर लेते हैं बच्चों, या फिर फैमिली लेबर मिलके फील्ड्स में अपने काम कर लेती है। रेयरली लेबर्स आर हायर्ड, बहुत कम ऐसा होता है कि लेबर्स को बाहर से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मिश्री लाल की बात करी गई है बच्चों एग्जाम्पल के अंदर। मिश्री लाल हैज़ परचेज, नहीं छोटा सा मैन्युफैक्चरर हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसने क्या खरीदा बच्चों, एक ना शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी जो कि किस पे चलती है, बिजली पे चलती है। एंड हैज़ सेटअप ऑन अ फील्ड, अपने फील्ड के अंदर ही लगा लिया उसको। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। पहले क्या होता था, शुगर केन को बुलक्स से करा जाता था, मतलब इस तरह करते थे काम वो कि बुलक्स उसको काम कर देती थी उनका और शुगर केन क्रश हो जाता था। लेकिन अब उसने सोचा कि मैं थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूँ अपनी और मशीन का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना। पीपल रेफर टू डू इट मशीन दीज डेज। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज अ शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, वो दूसरे फार्मर से शुगर केन खरीदता है, उन्हें प्रोसेस करता है गुड़ के अंदर, जागरी के अंदर। द जागरी इज देन सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट शाहपुर एंड इन दिस प्रोसेस मिश्री मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। और फिर वो जो गुड़ बनाता है उस मशीन से वो जाके शाहपुर में ट्रेडर्स को बेच जाता है और ऐसे वो अपनी इनकम को अर्न करता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, देखिए व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेटअप फॉर हिज जागरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कौन सी कैपिटल यूज़ करी बच्चों उसने, शुगर केन क्रशिंग मशीन। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस, मिश्री लाल एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वही लोग उसको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने घर के मेम्बर्स। कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, बिकॉज ही इज रनिंग हिज बिजनेस ऑन वेरी स्मॉल स्केल। Could you think of any reason when he might face a loss? He might face a loss when his machine could be damaged. या तो उसकी मशीन ख़राब हो जाए, या फिर क्या हो सकता है बेटा, उसकी फैमिली मेम्बर में उसको लेबर हायर करनी पड़ जाए। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए घर में और उससे जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो ना कर पाए, तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। Why does मिश्री लाल sell his jaggery to the traders in शाहपुर and not in the village? क्योंकि शाहपुर एक बड़ा विलेज है बच्चों, वहाँ पे जो चीज़ खरीदी जाएगी वो ज़्यादा अमाउंट में खरीदी जाएगी तो प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन जो विलेज में वहाँ पे कोई कितना ही खरीद लेगा ना गुड़। जैसे हम अगर हम छोटे से गाँव में रहते हैं
तो अगर आप मुझे गुड़ बेचने आओगे तो मैक्सिमम 10 किलो अपनी दुकान पे रख लूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। कम से कम 100 किलो बेचेगा तब तो जाके कुछ प्रॉफिट लेगा। तो शाहपुर में ही जाके उसे ये चीज़ें बेचनी पड़ी। ठीक है, तो ये केस स्टडी हो गई बेटा, और उसके ऊपर आपके ये रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको अपने वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। ठीक है, द थर्ड इज़ द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, कि अब आते हैं जो छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं पालमपुर के अंदर, वो भी एक काम है बच्चों। पीपल्स इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन द पालमपुर, ज़्यादा लोग नहीं करते ये वाला काम। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। जैसे कि किसी ने होलसेलर से सामान खरीद लिया और आके अपनी छोटी सी दुकान अपने घर में ही खोल के विलेज में सामान बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि जनरल स्टोर वाले, जहाँ पे आपको छोटी छोटी अपने घर का सामान, टूथपेस्ट, सर्फ, साबुन और सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों, खाने पीने की, दाल वाल, वो किसी ने खोली वहाँ पे। वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, वहाँ पे चावल, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलने लग गई। और कभी कभी तो ये छोटी सी एक दुकान कपड़ा भी रख लेती थी ताकि लोगों को काम आ जाए। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड, ज़्यादातर वही फैमिलीज वाला काम करती थी जिनके घर कहाँ होते थे बच्चों, बस स्टैंड के पास होते थे। यूज एट अ पार्ट ऑफ अ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, तो वो क्या करते थे, बस स्टैंड के पास दुकानें खोलते थे ताकि जो लोग यात्री के रूप में आते, उनको ज़रूरत पड़ती है सामान की बच्चों, जैसे कोई पालमपुर से गुजरेगा तो किसी सामान की ज़रूरत है, दुकान से उतर के ले लेगा, तो ज़्यादा चांसेस है सामान बिकने के। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने बच्चों ई टेबल्स की दुकान भी, ई टेबल्स होते हैं बच्चों खाने का सामान, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको बस स्टैंड के बाहर या रेलवे स्टेशन के बाहर पकौड़े की दुकान, समोसे, मैगी वैगी और चिप्स विप्स, पानी वानी, ये चीज़ें खोल लेते हैं ताकि उनको पता है कि ट्रेन यहाँ रुकेगी या बस यहाँ रुकेगी या कोई भी आएगा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो खाने का लेगा, तो वो वहाँ से इस तरह पैसे कमा लेते थे। मैम वो रायगंज भी एक इमेजिनरी, हाँ वो भी रायगंज भी एक इमेजिनरी विलेज है। सब कुछ यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो सब हाइपोथेटिकल है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि कैसे लोगों का दिमाग काम आता है प्रोडक्शन को बनाने में। बहुत अच्छा चैप्टर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी में पढ़ते हैं। करीम हैज़ ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम एक पढ़ा लिखा आदमी है और उसने क्या किया बच्चों, कंप्यूटर क्लास खोल दी विलेज के अंदर। इन रिसेंट ईयर्स उसने देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे वो शाहपुर जाने लगे थे पढ़ने के लिए, जो करीम जो कि 3 किलोमीटर दूर था। तो करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। तो उसने देखा चलो कॉलेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और वो भी शाहपुर जाके सीखते हैं। तो देयर वर द 2 वुमेन्स इन द विलेज। तो उसको कहीं ना कहीं से जानकारी मिल गई कि 2 जो वुमेन्स हैं हमारे विलेज में वो पढ़ी लिखी है, उनके पास डिग्री है कंप्यूटर की। उसने उन लोगों से बात करी और उनको अपने काम में रख लिया और कुछ कंप्यूटर्स खरीदे बच्चों और डिसाइड किया कि वही अपने घर के ही फ्रंट वाले कमरे के अंदर एक हाउस के अंदर ही अपने छोटा सा सेंटर खोलेगा जिसमें कंप्यूटर सेंटर, ताकि वहाँ पे शुरू में छोटे छोटे बच्चे आके कंप्यूटर सीख सके। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। और भाई बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा ना, उन्हें 3 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े, तो काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे आना भी शुरू कर दिया और उसकी इनकम भी अच्छी हो गई। तो एक तो ये मिश्री लाल हो गया बच्चों। मिश्री लाल क्या है, एक अनस्किल्ड लेबर है जो अपनी कमाई कैसे कर रहा है, ना पढ़ा लिखा नहीं है, नॉर्मल अपना जो घर पैसा काम है वो कर रहा है। करीम एक स्किल्ड लेबर हो गया जो पढ़ाई के जरिए पैसे कमा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, करीम के बीच में और मिश्री लाल के बीच में। तो इन व्हाट वेज इज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिश्री लाल। करीम का कैपिटल कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल मींस मैम हाई लेवल कैपिटल एंड लेबर कैसी है, स्किल्ड लेबर है मिश्री लाल से। व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। क्या कारण हो सकते हैं कि किसी ने पहले नहीं सोचा कंप्यूटर क्लासेस के बारे में। मे बी वहाँ पे वो वुमेन्स अवेलेबल ही ना हो, हाँ, तो क्या पता करीम पहले ना हो या वो पढ़ा लिखा ना हो, कोई पढ़ा अभी लिखा तो ना पढ़ा हो, लिखा है तो और क्या पता किसी ने सोचा हो तो हाँ। इसको परमिशन ना मिली हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कैपिटल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के आंसर लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब बच्चों आजकल तो आप देख ही रहे हैं हमारे दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट कितना फास्ट हो गया है। हाँ, यूबर, ओला,
इनफैक्ट तो अब तो बाइक राइड भी मिलने लग गई है। Rapid. हाँ, रैपिड नाम से और ऑटो नाम से ओला होने लग गए। हाँ। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है इस टाइम पे। तो वहाँ पे पालमपुर के लोग भी इस तरह के काम करने लग गए। वो रायगंज तक जाने के लिए लोगों को, जैसे रायगंज जाना है या शाहपुर विलेज में जाना है, तो रिक्शा वाला हो गए, टोंगा वाला हो गए। क्या होता है? टोंगा जो घोड़ा गाड़ी होती है, अच्छा ठीक है। जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स क्या करते थे, बड़ा बड़ा सामान लेके इधर से उधर जाने लग गए। पीपल रेल ड्राइविंग गाड़ी ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी चलाते थे। बोगी क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर वो कवर लगा होता है और उसको भी बुल या फिर कोई कैरी करता है, बोगी, ठीक है, मतलब वो कवर वाला होगा। वो गाँव में हाँ, ये सारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थे। दे फेरी पीपल, फेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरी पीपल। मैम क्या होता है? फेरी का मतलब होता है कैरी, लोगों को इधर से उधर लेके जाना। गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो अगर आप किसी का काम करोगे तो कोई आपको पैसे देगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब लोगों को धीरे धीरे, जब लोगों के पास बेटा काम करेंगे तो पैसे भी आएंगे, पैसे आएंगे तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे बच्चों, अपनी सहूलियत बढ़ाएंगे। तो भाई आज जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो आज पैदल चल के जाएगा, और जिसके पास होगा वो या तो विलेज में डेवलपमेंट भी होती हाँ। तो है। डेवलपमेंट में इसी तरीके से डेवलपमेंट होने लगी। तो यहाँ पर भी बेटा किशोरा नाम का एक फार्म लेबर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। तो वैसे तो वो खेतों में काम करने वाला लेबर था, पर फिर भी उसका गुजारा नहीं हो रहा था उन पैसों से। तो अ फ्यू ईयर्स बैक उसने लोन लिया बैंक से। दिस वॉज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग अ चीप लोन्स टू पुअर लैंडलॉर्ड्स हाउस होल्ड। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर प्रोग्राम था कि जो लोग सस्ते लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे उन लोगों को जो लैंडलेस है। किशोरा ने एक बफेलो खरीदी उस पैसों से, फिर उसने बफेलो का मिल्क बेचना शुरू करा। मिल्क तो बेचता ही था, साथ में उसने उस बफेलो के साथ एक वुडन कार्ट को भी जोड़ लिया और उसे ट्रांसपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। यानी कि अब 2 काम कर रहा है, बफेलो से मिल्क भी बेच रहा है और साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम कर रहा है। हाँ, और वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। और उसके अलावा वो क्या करता था बच्चों, जो वहाँ पे मटके बनाते थे ना लोग, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, उसके लिए रिवर गंगा जाता था अपनी बुलक कार्ट पे, और वहाँ से, हाँ गंगा रिवर आसपास ही होगी ना, उत्तर प्रदेश है, तो उसके हिसाब से तो वहाँ से क्ले लेके आता था, गीली मिट्टी लेके आता था और आके उसे पॉटर को देता था। ये उस चीज़ के भी उसको पैसे मिल जाते थे, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन वो ये एक्स्ट्रा काम कर लेता था। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जागरी और अदर कमोडिटीज़। और शाहपुर, जैसे मिश्री लाल को शाहपुर जाना अपना सामान बेचने जागरी, तो उसको ले जाता था। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन अ ट्रांसपोर्ट, तो उसको काफ़ी काम मिल जाता था। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। तो इस बहाने उसके पास अच्छे पैसे होने लग गए और उसकी फैमिली भी अच्छे से चलने लग गई। तो आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। व्हाट इज किशोरास फिक्स्ड कैपिटल, क्या है इसकी फिक्स्ड कैपिटल बच्चों? बुफेलो। बुफेलो उसकी फिक्स्ड कैपिटल हुई क्योंकि वो हाँ। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या थी बेटा उसकी? बुलक कार्ट, मिल्क, जो वो लेबर प्रोवाइड कर रहा था, मिल्क भी। हाँ। In how many production activities is Kishora involved? 2 production activities, transport and milk. Would you say that Kishora has benefited from the better roads in Palampur? Yes, because better transport, better roads, जो all weather road के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने उसको अच्छा रास्ता प्रोवाइड किया कहीं पे भी, क्योंकि they were connected to रायगंज, शाहपुर and other big towns and cities. Okay, अब आप इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए बच्चों। Every village in India is surveyed once in the 10 years during the census. Census का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 साल में जब सर्वे किया जाता है। And some of the details are present in the following format. Fill up the format: location, total area of the village and land use. Simple question है बच्चों, आपको सिर्फ और कुछ नहीं, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं पालमपुर में, यस। मेडिकल है, यस। मार्केट है, यस। इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यस। कम्युनिकेशन तो नहीं है ना? नो। नियरेस्ट टाउन कौन कौन से? रायगंज है, शाहपुर। कम्युनिकेशन तो है, तो अभी तो खोली फोन खोला था। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? यस, क्योंकि उसको हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए थे, पेस्टिसाइड्स चाहिए थे, बहुत सारे मशीन भी ज़्यादा चाहिए। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? बिजली से क्या चलने लगा? ट्यूबवेल चलने लगे, मशीन, और मशीन्स भी चलने लगी, तो प्रोडक्शन काफ़ी मदद हुई। हाँ,
Is it important to increase an area under irrigation? Why? Yes, because now farmers are using high yielding seeds. और अगर जितना पानी का इस्तेमाल होएगा उतनी ही सीड्स में प्रोडक्शन बढ़ेगी. और it is also good for हाँ. agriculture. कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिली. ये टेबल जो आपको अभी बुक में दे रखी है आपकी, ग्राफ वाली टेबल, ये वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबर्स इन पेलापुर लेस देन द मिनिमल वेजेस? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द गवर्नमेंट नॉर्म्स. क्योंकि वो गवर्नमेंट को नॉर्म करते हैं और लोगों से चीट करते हैं, उन्हें ज़्यादा लोन पे पैसे देने पड़ते हैं. तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन है. ये सब आपको नेट पे अवेलेबल है बच्चों. उन्हें एक बार पढ़ के साइट में आपको शेयर कर दूँगी. सारे एक बार रीड करके आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी. ठीक है, चलिए इसी बंद कर दीजिए. मैम आप ना डिफ्यूजन दोबारा समझा दें. हाँ, दोबारा ही करा दूँगा. चलिए, हमारा चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने सेलेक्टिविटी परमिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि उससे क्या फ़ायदा मिलता है, कि क्या होता है जो चीज़ें को अंदर जाना होता है वो चली जाती हैं और जिनको बाहर आना होता है वो बाहर भी चली जाती हैं. जैसे कि विटामिन, हार्मोन्स, रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म, फूड, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, सब चीज़ें. इसी तरीके से चलिए फंक्शंस पे आते हैं और यहाँ से समझते हैं ध्यान से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल. Therefore, the plasma membrane is called the selectively permeable membrane. Let us see how the movement of substance take place in out of a cell. Studies on the function of the plasma membrane have shown that it performs a certain physical activities such as diffusion and osmosis for the intake of substances. यानी कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो सामान अंदर और बाहर जा रहा है उसके लिए दो एक्टिविटीज़ आपको पढ़नी है. उसका नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. Also, certain biological and physiological activity such as active transport and endosynthesis are performed by the plasma membrane. बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जिसके लिए एनर्जी लगे. और जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होते हैं ना, ये नेचुरली भी होते हैं, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती. ठीक है, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं, इसको डिटेल के. सबसे पहले आप डिफ्यूजन के बारे में पढ़ो. सम सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर can move across the plasma membrane through the process called diffusion. These substances are of very small size, so they diffuse readily through the phospholipid layer of the phospholipid layer मतलब permeable layer of the plasma membrane. To understand this process, आपको एक्टिविटी 2.3 करनी है जो कि आपके NCERT में भी दे रखी है. यहाँ आप क्या देखोगे? When you put a drop of a ink in a glass beaker, you will see आफ्टर सम टाइम द वाटर विल गेट ब्लू और ब्लैक कलर. मतलब थोड़े टाइम के अंदर वो इंक पूरी तरह से फैलेगी. यानी कि ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाएगा. यानी कि जब इंक डाली, इंक के अंदर क्या था? पानी की मात्रा कम थी. धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ती जाएगी. क्या होता जाएगा? वो क्या करेगी? हाई है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला, मिलते मिलते लो से हाई जाएगी. नहीं, हाई कंटेंट से लो कंटेंट में जाना. वाटर कहाँ ज़्यादा है? बीकर में. इंक पर जो ड्रॉप करी थी उसमें तो वाटर ज़्यादा नहीं है ना. हाँ, तो जो हाई से लो जाता है उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन. धीरे धीरे ये काम होएगा बच्चों और धीरे धीरे आप देखोगे कि पानी पूरी तरीके से ब्लू हो जाएगा. पूरी तरीके से ब्लू होने वाले प्रोसेस को हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं. यानी कि अब जो पानी बराबर हो चुका है, हाई टू लो कुछ नहीं है, दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुके हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. आगे ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को. डेफिनेशन जो आपको लिखनी है पेपर में. डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ वन टू द लोअर कंसनट्रेशन अनटिल यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन इज़ फाइनली अचीव. यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन का मतलब अब दोनों बराबरी स्टेट पे नहीं आते. डिफ्यूजन इज़ फास्टर इन गैसियस फेज देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छे से देखने को किस में मिलती है बच्चों? गैसियस स्टेट में मिलती है. लिक्विड और सॉलिड्स में कम मिलती है. ठीक है, तो आपको इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है बच्चों. एक अमीबा सेल के बारे में जिसके आसपास जो ये ब्लैक कलर की बाउंड्री बनी हुई है
फिगर 2.16 में, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ऑक्सीजन क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन किस काम की होती है बच्चों, ऑक्सीजन खाना बर्न करने में हेल्प करती है, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका खाना बर्न नहीं होगा और एनर्जी नहीं बनेगी। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर यूज़ होती रहेगी, समझ रहे हो मेरी वाली बात। अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर यूज़ होती रहेगी तो बाहर सेल से जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई टू लो। तो बाहर से अंदर क्या होएगी बेटा, ऑक्सीजन आएगी, बाहर से अंदर ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है और अंदर लो है। लो क्यों है अंदर जीविका, क्योंकि अंदर यूज़ हो रही है ऑक्सीजन। और क्या किस चीज़ में यूज़ हो रही है बच्चों, रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो रही है। रेस्पिरेशन सबको पता है ना क्या होता है, जब हम फूड को एनर्जी बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही होती है बच्चों, तो आप लोगों का देखने को मिलेगा आपको कि CO2 बाहर आ रही है, सेल के अंदर ही CO2 रिलीज़ हुई। अब अगर सेल के अंदर CO2 रिलीज़ हो रही है तो सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो अब CO2 कैसे डिफ्यूज़ करेगा बच्चों, अंदर से बाहर की तरफ। सारे एरो समझ में आ रहे हैं जीविका बच्चे से। अब इस ध्यान को, इस चीज़ को रीड भी करें। Similarly, diffusion of ink in activity 2.3 happens in the cell when, for an example, a gas such as CO2 gets accumulated in high concentration inside the cell. समझ में आ गया जीविका, inside the cell. In the external environment of the cell, the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. As soon as there is difference of concentration inside and outside, तब तक CO2 move out करती रहेगी from the region of its high concentration to the region of the low concentration by the process of diffusion. In the similar way, oxygen enters the cell amoeba, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, आपके पास क्वेश्चन में पेपर में यूँ का यूँ आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है और ये वाली जो बातें लिखी हुई हैं ये आपको एक्सप्लेन में लिखनी है। ठीक है, डन यहाँ तक। अब आता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क होता है बच्चों। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये फ़र्क होता है बच्चों, डिफ्यूजन ज़्यादातर आपको गैसेस में देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा फास्ट होती है। ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली लिक्विड के लिए यूज़ वर्ड किया जाता है। ठीक है, वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। The spontaneous movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis. यानी कि पानी का मेम्ब्रेन से पास होना, उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर भी आपका वही सेम चीज़ प्रोसेस चलती है बच्चों, हाई कंसनट्रेशन से पानी लो कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करे। तो ऑस्मोसिस इज प्योरली मैकेनिकल डिफ्यूजन। ये वाटर में होता है, ये सिर्फ वाटर में होता है। तो अगर सिर्फ वाटर की बात करी जाए तो ऑस्मोसिस देखो। ठीक है, तो osmosis is a purely mechanical diffusion process by which cell absorbs water without spending any amount of energy. और ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पे जब कोई सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है, अगर उसके अंदर पानी कम है और वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल वो नहीं करता। यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमिनास है जो होंगे ही होंगे, चाहे आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपका कोई एफर्ट उसके अंदर नहीं जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल और अ प्लांट सेल, जिसको हम रियोलीव्स कहते हैं, इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर और अ सॉल्ट प्रिपेयर्ड इन अ वाटर। क्या चीज़ें होंगी बच्चों, देखते हैं, समझते हैं बच्चों। आप यहाँ देखिए, आप लोगों को फिगर भी दे रखी है, चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए, ये एनिमल सेल आपने डाला बच्चों, एक जो ये बना हुआ है फिगर में देखो यहाँ पे। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में डाला है इसको और बाहर आपने इसको वाटर में देखा। अब आप देख सकते हो ये जो मेम्ब्रेन को इन्होंने थोड़ा सा आपके लिए ब्रॉड दिखा दिया, जो सेमी मेम्ब्रेबल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में देख रहे हो आप लोग गैप बना हुआ है जहाँ एरो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, लास्ट में अब इसको ध्यान से समझते हैं। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन सेल, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, the cell will gain water by osmosis and such dilute solution is hypotonic solution.
यानी कि बच्चों उन्होंने क्या बोला, अगर किसी सेल से सराउंडिंग जो मीडियम है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और जो सेल है बच्चों उसमें वाटर कंटेंट कम है, यानी कि बाहर ज़्यादा और अंदर कम, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाइल वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, तो मोर वाटर क्या करेगा बच्चों, इस बार एंटर करेगा सेल के अंदर। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, जब सेल के अंदर वाटर घुसता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, स्वेलअप हो जाता है या फिर इन्फ्लेटेड बन जाता है, टर्जिड बन जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। सच स्वॉलन आरबीसीज में अल्टीमेटली बर्स्ट, और क्या पता ज़्यादा पानी अंदर घुसने की वजह से वो क्या हो सकते हैं, बर्स्ट भी हो सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोलोएस्ट। ठीक है, मतलब बर्स्ट हो जब पानी की मात्रा बाहर कुछ ज़्यादा ही हो जाए और वो शरीर के अंदर घुसती ही रहेगी क्योंकि अंदर काफ़ी लो हो जाती है, तो उसके बाद वो बर्स्ट भी हो जाते हैं। ये वाला केस आप कब कह सकते हो, जब कोई डूब के मरता है, यानी कि अगर कोई पानी में डूब जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कारण क्या, उसकी आरबीसीज बर्स्ट हो जाती है क्योंकि अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से आरबीसीज जो होते हैं हमारे, तो ये वो हो गया आइसोटोनिक। नहीं, अभी हम लोग हाइपोटोनिक के बारे में ही बात करें क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा बाहर है, और उसी का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, बाहर ज़्यादा होगी तभी तो स्वेलअप होकर बर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, यानी कि कोई भी मूवमेंट ही ना हो बच्चों अंदर बाहर, उसको क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब बराबर बराबर हो दोनों आसपास। इन दिस केस वाटर क्रॉसेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट अमाउंट गोइंग इज इन द सेम इज अमाउंट गोइंग आउट, यानी कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बच्चों बाहर आ रहा है, तो कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं देखी जाती और सेम साइज़ आपका मेंटेन रहता है। थर्ड इज़ बच्चों, अगर बाहर क्या हो, लोअर कंसंट्रेशन हो और अंदर हायर कंसंट्रेशन, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगेन हाई टू लो जाएगा, तो पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो वो श्रिंक कर जाएगा बच्चों, और इस केस को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस टू वाटर क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट इस बार पानी ज़्यादा सेल को लीव करने वाला है ना कि एंटर करने वाला है, तो जितना पानी लीव करेगा बच्चों उतना ही वो क्या होगा बच्चों, श्रिंक रहेगा। अगर प्लांट सेल की बात करी जाए बच्चों, प्लाज्मोलाइट की, और एनिमल सेल की बात करें तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, वो मर सकते हैं श्रिंक होकर, और इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों सेरिनेटेड। ठीक है मैम, लेकिन अगर जैसे हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में डिफरेंस आएगा तो क्या दिक्कत? हाइपोटोनिक के अंदर वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द सेल बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ हायर आउटसाइड द सेल, तो अगर हायर आउटसाइड होएगा तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या करेगा, वो स्वेलअप करेगा, उसे मोटा मोटा कर देगा। और अगर हाइपर की बात करें तो वहाँ पे सेल की मूवमेंट, जो वाटर की मूवमेंट रहने वाली है, वो इस बार अंदर से बाहर जाने वाली है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था, से अंदर जाए तो हाइपोटोनिक, और अगर अंदर से बाहर जाए तो वो हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्टिविटीज़ से समझते हैं अच्छे से, तो हम लोग इसके अंदर एक्टिविटी ये वाली करेंगे, एक एक्टिविटी 2.5 जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ऑस्मोसिस विद एन एग वाली। टेक अ हेन्स एग एंड रिमूव द एग शेल बाय पुटिंग द एग इनटू डाइलेटरी हाइड्रोलिक एसिड। आपने एक हैन का एग लेना है और उसके बाद उसको HCl सॉल्यूशन में डाल देना। HCl सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा, जो उसकी हार्ड कवरिंग है वो हट जाए। द शेल ऑफ एन एग इज़ मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो थिक आउटर स्किन वो एनक्लोज कर दिया है एग को, तो उसको हटाना ज़रूरी है इसलिए उसको हटा दिया। पुट दिस प्रोसेस्ड एग इन द प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व फॉर 3-5 मिनट्स। आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व कि एग जो है जब तुमने उसको पानी में डाल दिया तो वो फूल गया है बच्चों, प्योर पानी में डालने की वजह से वो फूल गया, क्योंकि अब जो एग के अंदर पानी था वो कम था बच्चों, और प्योर वाटर क्या होता है, बिल्कुल साफ़ पानी का मतलब कि अब खुला पानी है वो एकदम, यानी कि पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा, उसमें कोई चीज़ मिली नहीं हुई आपकी। तो अगर पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा होगी तो जब एग आपका स्वेल कर रहा है तो कौन सा केस हो गया जीविका, हाइपोटोनिक। ठीक है, दूसरे केस में अगर आप सेम ही एग को इसी तरीके से किसी सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो, नमक वाले पानी में डाल दोगे बेटा, तो नमक वाला पानी का मतलब क्या है कि आपने उस सॉल्यूशन को कंसनट्रेट कर दिया।
हाँ, जब आप पानी में कुछ मिला देते हो, शुगर, सॉल्ट या कोई भी चीज़ अगर आप पानी में मिलाते हो बच्चों, तो एक तरीके से आप पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, यानी कि आप पानी को गाढ़ा कर रहे हो बच्चों। और अगर पानी को आप गाढ़ा कर देते हो तो इस बार क्या होगा बच्चों, पानी की मात्रा एग के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी और अब पानी का फ्लो कहाँ से होने वाला है, अंदर से बाहर होने वाला है। तो इस वाले केस में क्या होएगा, हाइपरटोनिक होएगा और वो क्या करेगा, जीविका श्रिंक करने वाला है। ठीक है, दोनों केसेस समझ में आ गए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन की बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और इस केस में ज़्यादातर हमेशा पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, सेम चीज़ें हम लोग किशमिश के साथ या फिर एप्रीकॉट्स क्या होते हैं, आपके फ्रूट होता है, उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बच्चों कि अगर आप ड्राइड रेजिन्स यानी कि जो किशमिश होती है या एप्रीकॉट्स को कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दो तो आपको क्या दिखने वाला है बच्चों, रात को भी होती है मम्मी किशमिश, मनक्का वगैरह घर में कोई, अगर आप देखोगे तो वो फूली होती है सुबह। तो ये वाला कौन सा केस हुआ बच्चों, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाँ, उसमें पानी भर जाता है तो वो फूल जाती है ना। तो आप अपने घर में ही कर भी सकते हो। छोले राजमा भी तो देखे हैं बच्चों, फूल जाते हैं ना, तो हाइपरटोनिक का केस हो गया। अगर आप घर जाके आज क्या करना, मम्मी को बोलना 4 किशमिश लेंगी और नमक वाले पानी में उसे बोलना, नमक का पानी लेके कटोरी के अंदर उसमें नमक का, हाँ नमक का या चीनी का पानी ले लेना। ठीक है, हम वैसे बोल रही तो अब क्या होने वाला है, हाँ सिंपल वाटर में करोगे तो स्वेल हो जाएगी, सुबह फूली भी मिलेंगी अच्छी खासी, हाइपरटोनिक है। और अगर आप लोग नमक का पानी या चीनी वाले पानी के अंदर उसको रात भर भिगो के रखोगे तो वो और सिकुड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों करके देख सकते हो ये वाली एक्टिविटी। ये आपकी जिसमें श्रिंक हो जाए वो हाइपोटोनिक, हाँ, और जिसके अंदर स्वेल अप हो जाती है वो हाइपरटोनिक। हाँ ठीक है, तो ये आपके साथ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जितने भी एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। उसके अलावा जो हमारे प्लांट्स के रूट्स हेयर्स होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। ये आपको यूँ का ही याद करना है। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट्स हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये हो ही जाएगा चाहे मेम्ब्रेन कैसा भी हो, यहाँ पर मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट। यहाँ पर भी आपके डिफ्यूजन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, येट इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सिस्टम। यानी कि अगर कुछ और भी पानी के अंदर पाया गया तो उससे फ़र्क पड़ेगा। डिफ्यूजन में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर क्या चीज़ है, लेकिन सिर्फ यूज़अप के साथ अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज़ कर रहा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर फ्री डिफ्यूजन रुक जाएगी। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम में ये भी नेवर अचीव, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होता ऑस्मोसिस के अंदर। डिफ्यूजन के केस में आपको इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है मेडिएटेड का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इफेक्टिव बैरियर का काम करता है फ्री डिफ्यूजन ऑफ मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं जो हमारे सेल के अंदर एंटर भी करें और लीव भी करें, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, शुगर, मटेरियल फॉर ग्रोथ, अमीनो एसिड को एंटर करना ज़रूरी है बच्चों सेल में। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बनाए जाते हैं, और अगर ये प्रोटीन के एंटर नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। इसके अलावा हर सेल को खाना चाहिए बच्चों ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, तो ग्लूकोज भी हर सेल को ज़रूर, यानी कि दोनों चीज़ें घुसनी चाहिए बच्चों। उसके अलावा कोई खाना खाएगा तो वेस्ट भी सेक्रेट करेगा, और हर सेल बॉडी का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल, वेस्ट भी सिक्रेट करता है। अब वो वेस्ट अपने पास तो रखेगा नहीं, वेस्ट को वो बाहर फेंकेगा। तो ये सारे काम करने के लिए बच्चों उसको मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इन दोनों कामों को एक्टिव करते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, परमिएसिस फ्रॉम अ स्मॉल पैसेज वे थ्रू अ मेम्ब्रेन
अनेबलिंग द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द लेयर। आप लोगों ने बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना। सिर्फ ये याद कर लीजिएगा बच्चों कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट करती हैं। आपके सेल को पानी या हवा के अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स में आप लोग पढ़ेंगे एक्टिव में आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ बच्चों कि अगर खाने को अंदर जाना है, सेल की खाने को अंदर जाना है या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है, तो उसके लिए उसको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा सेल, तो ये दोनों काम उसके नहीं क्या होगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एकदम से जल्दी काम होता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन इज़ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उल्टा चलता है बच्चों, ठीक है। यानी कि होगा जब वो एनर्जी एक्सर्ट करेगा। एक ही डायरेक्शन में होता है, खाना अंदर गया तो अंदर ही जाएगा, वेस्ट बाहर गया तो बाहर ही गया, ठीक है। इसको कैरियर चाहिए होते हैं बच्चों अंदर बाहर भेजने के लिए। ये एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिवली अपटेक मटेरियल्स, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वैसी अंदर जाएगी। इट्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। और ये चीज़ें जो हम खाना खाते हैं या हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, ये सामान को इकट्ठा भी करता है सेल के अंदर। दूसरी तो अगर आप डिफ्यूजन को देखोगे बच्चों, तो ये बिना प्रोटीन्स के कैरियर्स के होता है। इसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती। ये हर तरीके के मॉलिक्यूल को पास करने में मदद करेगा जब वो गैसियस होगी स्पेशली। इट डज़ नॉट एक्यूमुलेट मटेरियल इन द सेल। ये कुछ इकट्ठा या स्टोर करके नहीं रखता, बस इक्विलिब्रियम तक चलता रहता है, नॉर्मल चलता रहता है बच्चों। अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर गया, बाहर गया अंदर गया, ऐसे CO2 और O2 नॉर्मल चलती रहती है सेल्स, ठीक है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स आर मूव अप हिल अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अगेंस्ट चलती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आप में से कोई वैष्णो देवी गया, तो वैष्णो देवी में चढ़ाई करनी मुश्किल है या उतरना आसान? चढ़ाई करने की मुश्किल है, क्योंकि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप लोगों को थकावट जल्दी होती है, सांस आपकी फूलती है और ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जब आप नीचे उतर रहे हो तो आप जल्दी आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल या उतरना आसान। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना किसी भी प्लांट के लिए बच्चों या एनिमल के लिए, तो उसके लिए उसको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और ताकत क्यों लगानी पड़ती है बच्चों, क्योंकि ये उससे अपोजिट होता है। जो इसका सेलुलर ग्रेडियंट, मतलब जो फोर्स नॉर्मल चल रही होती है ना इसमें, उससे उल्टी फोर्स लगती है। और जो भी चीज़ अलग चलेगी तो उसको ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर में आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो खाली सिर्फ क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और कुछ नहीं आपको इसमें करना। नेक्स्ट चीज़ बच्चों, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस इज़ द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ का अंदर लेना, फूड मटेरियल का ज़्यादातर अंदर लेना, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस को हम लोग, और आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ही समझना है कि व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस। तो क्या इतनी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, टेकिंग थ्रू मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपके पास सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपने एक तरीके से देखो, फोटोसाइटोसिस दे रखा है आपको, मॉलिक्यूल से बेटा फूड के छोटे छोटे, ये वाला फिगर देखिए, सेकंड वाला। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है एंडोसाइटोसिस? यहाँ पर एक तरीके से बच्चों, ये आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद करने, सिंपल ये समझना था किसी भी चीज़ का अंदर जाना। जैसे कोई कीड़ा खाता है, तो पहले कीड़े को लिए कोई होल बनाता हो, उसके अंदर उसको पकड़ता हो, तो फिर वो कभी तो अंदर गया। जैसे कि मान लीजिए आप लोग वो वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट बैठा, उसने बंद किया, अंदर उसको हजम कर। अमीबा क्या करता है, ऐसे होता है अमीबा, कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है बच्चों। मान लीजिए ये खाना है उसको, तो वो ऐसे 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 करेगा, पकड़ लेगा उसको। और कैसे पकड़ता है बच्चों, सीडोपोडिया के, उसके पैर होते हैं ना सीडोपोडिया अमीबा, उसको ऐसे करके एंगल्फ करना और अब उसको हजम करना, यानी कि अंदर लेना उस खाने को। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा आपका एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, किसी भी चीज़ को बाहर फेंकना।
यानी कि अब आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट भी करेंगे, खाना बनेगा तो अब खाने को बाहर गिरना, उसको क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। बस नथिंग यू हैव टू डू। एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारी सेल में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो आपकी मदद करते हैं एंडोसाइटोसिस में और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, गोल्गी अपरेटस के बारे में। अभी फ़िलहाल आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे कि एंजाइम्स को बाहर आना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़ को बाहर आना होता है, तो इसको कहते हैं हम एक्सोसाइटिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सेल वॉल। क्या होती है? इन अ प्लांट सेल देयर अकर्स अ रिजिड सेल वॉल। अब बेटा ह्यूमन सेल की बात करी जाए या एनिमल सेल की बात करी जाए, जिसमें ह्यूमन बींग्स इंक्लूड होते हैं, सिर्फ एक वॉल होती है, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स के अंदर एक और एडिशनल वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है बच्चों? सेल वॉल का क्या काम होता है? प्लांट्स को क्या होता है, बेचारे कहीं चल के तो जा नहीं सकते, अगर आंधी तूफान आ जाए तो तेज़ धूप होगी तो बेचारे छाँव में भी नहीं आ सकते, खुद तेज़ बारिश आ जाए तो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जहाँ है वहीं रहेंगे ना। ये चल नहीं सकती, लोकोमोट नहीं कर सकते, तो इनको एक प्रोटेक्शन लेयर एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो ये तो रोज़ ही मर जाएंगे। अगर आज आपको इतनी तेज़ धूप में खड़ा कर दूँ तो आपकी प्रॉब्लम आएगी ना आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल वॉल है प्रोटेक्शन। लेकिन जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो इसको डबल प्रोटेक्शन देती है प्लांट्स, ताकि ये हाई टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, आंधी तूफान, सब प्लांट अगर आपका झेल पा रहा है तो उसका कारण क्या है बच्चों? सेल वॉल की वजह। ठीक है, इन प्लांट सेल देयर अकर्स अ रिजिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल होती है एंड इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ। और सेल उसे खुद निकालता है ताकि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रक्षा कर सके। इट डिटरमाइंस, सेल वॉल क्या करता है बच्चों? प्लांट को एक अच्छी शेप देता है और प्रिवेंट करता है डेसिसिएशन ऑफ सेल। डेसिसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना, सेल्स का खराब होना, डैमेज हो। इट इज़ अ मेडअप ऑफ द फाइब्रस, सेलुलोज से बनता है बच्चों। ये तो सेलुलोज कौन सा होता है बच्चों? जो प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, सेलुलोज हम नहीं खा पाते, हमें पकाना पड़ता है। याद है ना आप लोगों ने अपने काऊ वाले चैप्टर में पढ़ा था एक बार, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ, कि वो डायरेक्टली पत्तियाँ खा लेते हैं, तो ये सेलुलोज से ही बनती है। द प्लांट सेल दस कंसिस्ट ऑफ द टाइनी सेलुलोज फाइबर्स कॉल्ड द माइक्रोफिब्रिल्स। बस इतना याद करना है हमें। ठीक है, उसके अलावा फंक्शन ऑफ द सेल वॉल पे आ जाइए। ये प्लांट को टर्जिड बनाता है, मजबूत बनाता है। एज वाटर एंटर्स द वैक्यूम थ्रू द ऑस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपेंड्स। क्या होगा बच्चों? पानी प्लांट में ज़्यादा भी जा सकता है, समझना मेरी बात। आज मैं आपको बोलूँ मेरे प्लांट्स में कल वाटर डाल देना, मान लीजिए आपको नहीं समझ कितना पानी डाल, आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो पानी तो जाएगा ही ऊपर उसके पास, रूट हेयर के पास। अब क्या हुआ? प्लांट सेल के पास ज़्यादा पानी पहुंच गया, और हमने अभी क्या पढ़ा था? अगर ज़्यादा पानी पहुंच जाए, हायर कंसंट्रेशन बाहर हो जाए और अंदर लो हो जाए, तो हाइपरटोनिक की सोल्यूशन हो जाएगी। और ऐसे केस में श्रिंक होएगा, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, हायर है, हायर से लो, पानी बाहर से अंदर जा रहा है तो वो उसको फुलाएगा, स्वेलअप करेगा। अब अगर वो फूलता गया बच्चों तो एक टाइम कैसा आ जाएगा? वो फट जाएगा और मर जाए। लेकिन सेल वॉल ने क्या मदद कर? पानी ज़्यादा होने के बावजूद भी उस सेल को बचा के, अब उसके पास पता नहीं, तुमने खा लिया? नहीं अभी नहीं खाया मैंने। तुमने नहीं खाया? खुश्की है रोटी। तो उसके अंदर उस सेल को देखो बचाने के लिए किसने मदद करी बच्चों? सेल वॉल ने मदद करी। देखा आपने लिखा है कि प्लांट सेल एक्सपेंड कर जाएगा और उसको इस रेजिस्ट एक्सपेंशन से बचाने के लिए सेल वॉल ने कैसे बना दिया? उसको मजबूत बना दिया, मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना दिया उसको, ताकि वो ना फटे नहीं सेल। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल। वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि देखो एकदम अपराइट खड़ा रहता है बच्चों, कैसा भी मौसम हो, बाहर बहुत ज़्यादा ही आंधी होगी तो अलग बात है, नहीं तो पत्तियाँ आप देखते हो कितनी मजबूत होती, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
ठीक है। द स्ट्रेंथ में फर्दर इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन इन टिश्यू सच एज जाइलम। ये सब आपने नहीं पढ़ना, लेकिन वैसे समझ लेना बच्चों कि प्लांट की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह डालते हैं ना इसमें, तो अगर आप डाल दोगे तो और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। अगर आप कोई चीज़ पानी में मिला के खाद के थ्रू इसमें डालोगे तो ये फ्रीली परमिएबल होता है, आराम से आपकी दवाइयाँ, नाइट्रोजन, सब कुछ प्लांट तक आराम से पहुँच जाएगा। उसके अलावा इट हैज़ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर एबल टू पास। आराम से साइटोप्लाज्म तक भी चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंट्रासेलुलर कनेक्शन अलाउ करता रहेगा आपको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लिविंग सेल को पहुंचाने के। ठीक है, यहाँ तक आपने बस इतना ही पढ़ना है इस वाली बुक में से, और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपने ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी है बच्चों। आपने जो एक्टिविटी करनी है वो सिर्फ ये डिफरेंसेस याद करने हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसे एक बार रीड कर लीजिए बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैक्सिमम चैप्टर आप लोगों को मैं भी यहाँ तक कराऊंगी बच्चों। थर्ड पॉइंट ये, ठीक है। परसों ही तो ये लिया ना, और साथ के साथ हम वो शुरू कर देंगे बच्चों एक्स पॉलिनोमियल्स आपका मैथ का। कल बायो लाना, परसों का बायो और मैथ्स लानी है ना परसों। हाँ, और नेक्स्ट डे हम क्या शुरू करेंगे, आपका कौन सा रह गया, सिविक्स रह गई ना अब आपकी। आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स करेंगे शुरू। इंग्लिश में कुछ नया हो रहा है बच्चों, ग्रामर में कुछ हुआ है आप लोगों का, टेंसेस चल रहे हैं, हो गए टेंसेस आते हैं सारे बच्चों को, तो एक रिवीजन ले लेंगे टेंसेस की, ठीक है, ताकि टेंसेस पे आप लोगों की कोई गलती ना हो। और हिंदी में मैम बोल रही है ना कि अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। अच्छा, अनुच्छेद भी, हाँ अनुच्छेद तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप लोगों को उसमें, ठीक है। फिर भी ऐसा करते हैं हिंदी व्याकरण, और वो भी लाइन बाई लाइन चलते रहेंगे। पहले हम लोग अपनी मेन चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों का बायोलॉजी का यहाँ तक का चैप्टर करेंगे। चैप्टर में सिर्फ आपको अभी तक न्यूक्लियस तक ही कराऊँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री शुरू करूँगी, क्योंकि मोहित और के स्कूल में एग्ज़ाम्स हैं और उनका भी यहीं तक आ रहा है। आपके स्कूल से अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो हम लोग अभी मैटर सराउंडिंग का चैप्टर भी साथ साथ शुरू कर देंगे। फिर जैसे ही हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पहले इसको ख़त्म करेंगे और मैटर सराउंडर्स को बाद में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपका साथ साथ बच्चों पॉलिनोमियल्स का चैप्टर चलता रहेगा क्लास 9th का, और आप लोगों को मैं टेंसेस की एक रिवीजन कराऊंगी। ये तो टेंसेस की रिवीजन ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों के अभी एग्ज़ाम्स नहीं है, अगर सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी तो ठीक है, नहीं तो गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारे पास हमें लगेगा कि हमारे पास पता नहीं, अभी तो कोरोना का भी ये चल रहा है कि शायद ना ही